करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है और वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ और कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। ठीक है कि पोटेंशियोमीटर क्या है, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करता है और उससे हम किसी भी बैटरी या सेल की ईएमएफ कैसे मेजर कर सकते हैं। सर आपकी और आवाज अटक रही है। आवाज बेटा आवाज आ रही है अभी? यस सर आ रही है। ठीक है, क्यों अभी ठीक है आवाज? यस सर ठीक है। चलो, तो पोटेंशियोमीटर से हम सेल की ईएमएफ कैसे मेजर कर सकते हैं और दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर कैसे करना है। तो potentiometer is an accurate device which is used to measure or compare the potential without drawing any current from the circuit. तो potentiometer एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सर्किट में से अगर कोई करंट पास नहीं भी हो रहा तब भी। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो जो पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। इस तरह की आपने एक डिवाइस पढ़ी थी, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट हमारे पास क्या थी कि वेरिएबल रजिस्टर है, उससे भी हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज करते थे। ठीक, उसे भी हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है ये भी क्या काम है इसका जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम इससे मेजर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। सर इसका लेकिन हम वायर तो जितनी भी लंबी रखें पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज नहीं ना होता किसी भी चीज का। अगर करंट कांस्टेंट हो और वायर की लेंथ बढ़ाते जाएं तो पोटेंशियल चेंज होगा। अब कैसे भला? देखें, इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस है हमारे पास आर है। ठीक है, और V इक्वल होता है हमारे पास आई आर के। अगर I हमारे पास कांस्टेंट हो तो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। जब हम R की वैल्यू चेंज करेंगे तो V की वैल्यू भी चेंज होगी। देखिए, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C वाला इस पॉइंट पे या B पॉइंट पे तो पूरे की पूरी वायर आ रही है और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है और पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। लेकिन जब आप पॉइंट को इस पॉइंट पे ले आएंगे पॉइंट C पे, अब वायर की लेंथ कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। बात समझ आ गई? यस सर। तो पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टर इन फॉर्म ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L ऑन विच अ टर्मिनल C कैन स्लाइड। ठीक है, इस ये हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है। ठीक है, और उसके ऊपर एक टर्मिनल C स्लाइड कर सकता है। लेट R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव फ्रॉम A टू B। जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट A से B की तरफ जाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C चेंजेस फ्रॉम 0 टू R। तो जब पॉइंट C इस पॉइंट पे होगा तो रेजिस्टेंस 0 होगी। जैसे जैसे हम इस तरफ आते जाएंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और पॉइंट बी पे जाके रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी जो कि कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास एक वायर होती है जिसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी होता है
और जब हम सी को पॉइंट ए पे रखेंगे तो रेजिस्टेंस 0 होगी। जैसे जैसे हम सी को बी की तरफ मूव करवाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और पॉइंट बी पे जाके रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अच्छा, इसमें और रियो स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारे पास रियो स्टेट थी, हम उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर हमारे पास थी। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर हमने वायर को लपेटा होता था। तो जो हमारे पास जब हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इससे इस पॉइंट पे मूव करता था तो एक कांस्टेंट लेंथ चेंज हो रही थी। ठीक है, फर्ज करें इधर लेंथ अगर हमारे पास 112 सेंटीमीटर है तो फौरन ये 115 पे पहुंच जाएगी, यानी उसके दरमियान जितनी वायर आ रही है वो सारी की सारी आ जाएगी। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या है कि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ए से बी तक। ठीक है, उसके बाद वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, ये वैसे आपने पहले भी पढ़ा है और रियो स्टेट के केस में तो वैसा ही है। ठीक है, प्रोसीजर इसका वैसे ही है। लेट ई बी द ईएमएफ ऑफ द सेल, द करंट फ्लोइंग थ्रू इज आई इक्वल ई ओवर आर के, क्योंकि वी हमारे पास इक्वल होता है आई आर के, तो वहां से आई आ जाएगा ई ओवर आर के। ठीक है, इफ आर बी द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी देन द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दीज पॉइंट्स विल बी। तो अगर आर हमारे पास रेजिस्टेंस है पॉइंट ए और सी के दरमियान, तो वी एस इक्वल आ जाएगा आई इंटू आर के, आई इक्वल है ई ओवर आर के इंटू स्मॉल आर। तो वी हमारे पास आ गया स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है, तो हम कोई भी पोटेंशियल ले सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है आर की वैल्यू पे। जब हमारा टर्मिनल सी टर्मिनल ए पे होगा, आर की वैल्यू 0 होगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। जैसे जैसे हम टर्मिनल को इस तरफ मूव करवाएंगे, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगा और इस पॉइंट पे जाके स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो उस पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। यार आपकी समझ नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा? और सर आवाज सही नहीं आ रही, अटक रही है। आवाज सही नहीं आ रही? बेटा कब से अटक रही है आवाज? बस ये जो आपके 2 जुमले आपने बोले वो नहीं समझा। चले, मैं अभी आवाज ठीक है कि नहीं? ये सर ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा इसे करा देता हूँ। वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। वर्किंग एज अ पोटेंशियल डिवाइडर क्या है जी? लेट ई बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। ई हमारे पास सेल की ईएमएफ है और करंट उसमें जो फ्लो हो रहा है वो हमारे पास इक्वल होता है वी इक्वल आई आर के। तो यहाँ से आई हमारे पास आ जाएगा वी ओवर आर के, तो वी हमारे पास ईएमएफ है, तो आई आ जाएगा ई ओवर आर। If R be the resistance between A and C, the potential drop between these points will be। अब R है A और C के दरमियान रेजिस्टेंस, तो V इक्वल होता है आई आर के, तो V ए सी आ गया I इंटू आर, तो करंट तो वही है ना, E ओवर आर के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास है रेजिस्टेंस, तो I इक्वल है कैपिटल E ओवर आर, आ गया E ओवर आर इंटू स्मॉल आर, तो आ गया स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय ई। तो वी ए सी हमारे पास आ गया स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू ई एम एफ। ये हमारे पास फार्मूला है। पोटेंशियल किस तरह हम वेरी कर सकते हैं, पोटेंशियल किस तरह डिवाइड होता है, चेंज हो रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है। देखें जो कैपिटल आर है ये तो कंप्लीट वायर की रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है। ई एम एफ ऑफ द सेल है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है।
जब हमारा कॉन्टैक्ट सी पॉइंट ए पे होगा तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आर की वैल्यू 0 होगी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। जब हम पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेंगे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हम जानते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और जब हम पॉइंट बी पे पहुंचेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तो जो पोटेंशियल होगा हमारे पास वो ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हम इसे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर सकते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए जो सबसे नीचे आपने लिखा है जी जी V इज इक्वल टू R ओवर R इंटू E, जी। इसकी नहीं है इसमें। अच्छा और आपकी जब आवाज़ फिर अंदर कट जाती है। अच्छा ये जो हमारा सी है जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा ए और सी के दरमियान पूरी की पूरी वायर आ गई है और इस पूरी यस वायर सर। की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर है। इसका मतलब ए और सी के दरमियान पे रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, जो कि कैपिटल आर की इक्वल आ गया। अब इसकी समझ आई है? यस सर, आ गई। ठीक है कि जब हम बी पे पहुंचेंगे ए और सी के दरमियान भी कंप्लीट वायर आ जाएगी और उसकी रेजिस्टेंस है वो कंप्लीट रेजिस्टेंस की इक्वल आ जाएगी। तो हम स्मॉल आर की जगह लिख देंगे कैपिटल आर। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, E के। अब बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई। उसके बाद अब मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ कि अगर हमारे पास एक सेल है या बैटरी है उसकी ईएमएफ हमें नहीं पता तो हमने उसे किस तरह मेजर करना है। तो ये हमारे पास सर्किट है कि हमारे पास एक बैटरी है और हमने एक वायर लगाई है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर हम कह लें और जिस बैटरी की ईएमएफ हमने मेजर करनी है उसे हम इस पॉइंट पे लगाते हैं और उसके साथ गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जब वेस्टर्न ब्रिज पढ़ा था, उसमें भी हमने गैल्वानोमीटर लगाया था जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है कि करंट फ्लो कर रहा है तो वो डिफ्लेक्शन देता है, नहीं कर रहा तो नहीं देता। ठीक है, तो a potentiometer can also be used for measuring the unknown EMF of a cell. It consists of a resistance wire R of uniform cross sectional area। यानी इधर जो हमने वायर लगानी है उसका एरिया सेम होना चाहिए, यानी जो वायर है उसका एरिया कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। Let EX is the unknown EMF of the cell। ये EX हमने फाइंड करनी है। It should be noted that positive terminal of the cell and that of potential divider are connected to the same point। यानी दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, जिस सेल की हमने ईएमएफ फाइंड करनी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियल डिवाइडर के पॉजिटिव टर्मिनल, यानी जो पोटेंशियल डिवाइडर में बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट होंगे। When the terminal C and negative terminal of EX are at same potential। अच्छा, अब इसके साथ हमने गैल्वानोमीटर लगा के स्लाइडिंग कनेक्ट सी के साथ है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि यानी जैसे जैसे ये कॉन्टैक्ट हम चेंज कर रहे होते हैं पोटेंशियल चेंज हो रहा होता है।
जब ये पॉइंट सी पॉइंट ए पे होगा पोटेंशियल हमारे पास 0 होता है, और जब ये सी पॉइंट बी पे होता है पोटेंशियल हमारे पास ईएमएफ के इक्वल होता है। तो जब हम सी को स्लाइड करवाएंगे तो जब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और इसका जो ईएमएफ है आपस में इक्वल होंगी तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट उसी टाइम फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब इसका पोटेंशियल और इसका सेम हो जाएगा तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर आप ठीक है कि हम पढ़ के आए हैं कि जैसे सी मूव करता है आर की वैल्यू चेंज होती है और पोटेंशियल चेंज हो रहा होता है। एक पोटेंशियल इसकी वजह से इस वायर के क्रॉस और दूसरी हमने बैटरी लगाई है। अब हमारे पास ऐसे समझ लें कि ये सर्किट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें से करंट तब फ्लो होगा जब पोटेंशियल चेंज हो डिफरेंस होगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस टाइम पे गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। EX are at same potential then no current will flow through the galvanometer। तो galvanometer में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो यानी इस पॉइंट पे VAC किसके इक्वल हो जाएगा, EX के, ठीक है। जब VAC और EX इक्वल नहीं होंगे करंट फ्लो करेगा, लेकिन जब दोनों तो जब EX इक्वल होंगे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस पॉइंट पे हम क्या, VAC का फार्मूला हमने पढ़ा स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू ई। तो VAC इक्वल है EX के, तो VAC की जगह क्या लिख दिया हमने, EX इक्वल है स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू EMF ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर। तो इन केस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया टू लेंथ, तो R किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ की, ठीक है। तो कंप्लीट रेजिस्टेंस कंप्लीट लेंथ के इक्वल प्रोपोर्शनल आ जाएगी और स्मॉल r प्रोपोर्शनल आ जाएगी लेंथ के, ठीक है। तो EX आ गया स्मॉल l ओवर कैपिटल L इंटू EMF, ठीक है। अब कैपिटल L अरे इसकी समझ नहीं है जो आपने अभी बताया। मैं बताता, अच्छा कैपिटल L हमारे पास टोटल वायर की लेंथ है और जो स्मॉल l है वो A और C के दरमियान लेंथ है, ठीक है। जैसे हमारे पास कैपिटल R टोटल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r A और C के दरमियान रेजिस्टेंस है, और हम जानते हैं कि R इक्वल है रो L ओवर A, ठीक है। L ओवर A, ठीक है। तो स्मॉल r की जगह हम लिखेंगे रो स्मॉल l ओवर A ओवर आ जाएगा रो कैपिटल L ओवर A इंटू ई।
तो रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू ए। ये बेटा बात समझ आ गई है? ठीक है, यस सर। तो हम लेंथ की रेशो से हम ई एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ए और सी के दरमियान जो लेंथ है स्मॉल एल ये, और टोटल एल के रेशो से हम अननोन ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। बेटा आज के लिए काफी है इतना, यहाँ आगे पढ़ लें। सर काफी है।